जब हम यह समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं तो हम विलयन को समझ सकते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन बोलते हैं सॉल्यूशन को। जब कोई एक चीज़ आप दूसरी चीज़ में मिश्रित करते हैं, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, तो उसको विलयन कहते हैं। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल जाती है। तो जब हम ये समझ आते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं, संयोजित मतलब या मिश्रित होना मतलब किसी भी चीज़ में घुलना, तो हम विलयन को समझ सकते हैं। तो हमें अब जब भी आप कोई विलयन वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी भी पानी में या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई चीज़ घुली होगी तो उसको विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी चाय में किस प्रकार घुल जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। अब एक चीज़ क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए कि जो जब चाय बना रहे हैं हम तो उसमें चीनी डालते हैं और वो उसमें घुल जाती है और मीठा बना देती है, तो ये एक प्रकार का विलयन है। कणों और मिश्रणों के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करेंगे। देखिए, ये जो भी इस बुक में आगे चैप्टर हैं ये उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अभी तो आपको ये पढ़ाया है कि ये जो ठोस है इसमें चीनी वो कैसे घुल जाती है, कि 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में पढ़ाएंगे। अब हम जब फिर हम विलयन को जानेंगे, विलयन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास प्रकाश लाइट का चैप्टर आएगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जाती है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है। अब आप को पहले पता होना चाहिए कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण कैसे होते हैं। समतल दर्पण कैसा होता है, जिस शीशे में आप मुंह देखते हैं उसको समतल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा होता है। गोलीय कैसा होता है, जैसे आपने चश्मे के लेंसेज देखे होंगे तो इस तरह का गोला होता है, उसके कुछ पार्ट ऐसे काटे हुए होते हैं, उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, जब किसी को दूर का कम दिखने लगता है तो उसको डॉक्टर चश्मा सजेस्ट करता है, और तो उसमें क्या लगे होते हैं, ये दर्पण ये लगे रहते हैं, उसमें जो लेंसेज लगे रहते हैं वो इसी तरह के होते हैं, एवं लेंस से गुजरते समय मुड़ जाती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब पहले उस पर क्या होता है, ऐसे ऐसे रेज पड़ती है और यहाँ पर पड़ने के पास फिर वो वापस ऐसे मुड़ जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, कि किसी सरफेस से टकराकर जो किरणें हैं वो वापस आ जाती हैं। और इसी तरह लेंस से होती है। अगर यहाँ पे कोई, अभी तो यहाँ समतल दर्पण लगा हुआ है, अगर कोई लेंस लगा होगा तो वो इससे टकराकर ऐसे आ जाएगी। तो इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इससे हमें आसपास की अनेक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। और जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको भी हमें समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में छवि देखते हैं तो क्या होता है। यह संशोधक लेंस हमें स्पष्ट रूप से देखने में किस प्रकार सहायता करता है। देखिए, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना मतलब कि प्रकाश जा तो ऐसे रहा था सीधा, विचलित कैसे हो गया कि इस दिशा में वापस आ गया, तो ये प्रकाश का विचलन कहलाता है। जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में कोई छवि देखते हैं, अब आपने एक चम्मच ले ली, उसमें अपना मुंह देखने की कोशिश कीजिए तो क्या होता है, तो आपको कैसा दिखाई देता है, उसमें मुंह दिखाई देता है। कई बार बड़ा दिखाई देता है, कई बार दबा हुआ सा दिखाई देता है। तो इसी तरह के जो लेंस होते हैं वो हमें आगे जब हमारे आंखों पर चश्मा लगता है तो वो हमें क्लियर दिखाने में कैसे हेल्प करते हैं, ये भी आप आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। केवल चमकदार दर्पण ही नहीं अपितु खुरदरी सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि जैसे ये क्या था, ये तो चमकदार होता है और ये स्मूथ भी होता है, जो दर्पण का सरफेस होता है, शीशे का सरफेस होता है। तो ये ही नहीं है कि जो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा वो ही प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा रफ सरफेस भी होगा वो भी प्रकाश को ऐसे ही परावर्तित कर देगा।
एवं चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। अब जो चंद्रमा है, मून है हमारा, उसके पास अपना कोई भी लाइट नहीं होती। उससे क्या होता है, ये सन होता है और जो सन की जो लाइट होती है वो इसके ऊपर गिर रही होती है। तो वो जो सन की लाइट जो होती है उसी की जो रिफ्लेक्शन होता है वो ही उसी की वजह से चंद्रमा हमें दिखाई देता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का कुछ अलग भाग चमकता है, दिखाई देता है, जिससे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती है। अब देखिए, कभी तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, किसी दिन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे चंद्रमा की जो जगह है वो चेंज होती है, तो उसकी सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ रही थी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसलिए जिस भाग पर रोशनी पड़ती है वो हमें दिखाई देता है और जिस पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ती वो हमें नहीं दिखाई देता। देखिए, ये यहाँ पर चंद्रमा के फेजेस दिखाई गई है। यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर आधे पर ये लाइट पड़ रही है तो ये आधा दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ इतने ही पार्ट पे लाइट पड़ रही है, ये अंधेरे में आ गया। फिर चंद्रमा की पोजीशन चेंज हुई तो फिर सिर्फ इतना सा ही दिखाई दे रहा है। अब ये इतना दिखाई देने लगा, अब इतना है। तो इसी तरह क्या है, चंद्रमा की उतना ही हमें दिखाई देता है जितनी उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप मानव के लिए पहला कालदर्शक अथवा दिनदर्शिका कैलेंडर बनाना संभव हुआ। अब जो हमारा कैलेंडर बना था, अब हमारे पास तो कैलेंडर है, हम देख लेते हैं कौन सा दिन कब है, कौन सी तिथि कब है। लेकिन कभी ऐसा भी तो रहा होगा जब कैलेंडर नहीं था, तो कैलेंडर बना कैसे? तो जो चंद्रमा की जो फेजेस हैं, कलाएं हैं, जो चंद्रमा का बदलता रूप रहता है कि कभी पूरा दिख रहा है, कभी आधा चंद्रमा दिख रहा है, उसके ऊपर ही हमारे कैलेंडर का निर्माण हुआ था। किसी ने उसका गहन अध्ययन किया और फिर उसका निर्माण किया। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय क्या होता है? सूर्य उदय होने का समय, और सूर्यास्त सूर्य छिपने का समय, शाम का समय। और चंद्र चरकों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दिनदर्शिका अस्तित्व में आए। अब हमने क्या करा, सूर्य को भी पहले हमने स्टडी करा, फिर उसको कब छिपता है, कब निकलता है, और चंद्रमा को भी हमने स्टडी किया। उसके बाद ही हमें विभिन्न दिनदर्शिका क्या है, जो भी कैलेंडर होता है उसमें दिन होते हैं, डेट होती हैं, वो हमारे क्या है, हमारे प्रैक्टिस में आए, बने। क्या ये रोमांचक नहीं है? क्या आपको ये रोमांच से कम लगता है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले दिनदर्शिका हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं? क्या आप अब आप सोचोगे भी कैलेंडर तो हमारा बन गया, ये दिन है, ये रात है, फरवरी में 28 डेज़ होंगे, फरवरी में 29 डेज़ होंगे। लेकिन ये क्या है, कैसे बने हुए हैं? हमारे जो ग्रह हैं इतनी दूर आकाश में जो घूमते रहते हैं, उनकी स्टडी करके ये बनाया गया है। अब आप सोचोगे कि स्टडी करके कैसे बनाया गया है, कि जो सूर्य है और अर्थ है तो परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, उसके आधार पर दिन बनता है। और इसी तरह हमारी जो पूरी सारी ये गणना की गई है कि फरवरी को 28 डेज़ का रखा जाए, वो सब हमारे ग्रहों की गति किसकी ज़्यादा है, किसकी धीमी है, उसके आधार पर ही रखी गई है। जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए कि मात्र दिनदर्शिका अथवा सूर्य एवं चंद्रमा की गतियाँ ही परस्पर नहीं जुड़ी। अब आप ये मत सोचिए सिर्फ कैलेंडर और जो है सूर्य चंद्रमा की गति सिर्फ यही है आकाश में, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें समझने के लिए। यहाँ पृथ्वी पर सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक सजीव, जैसे छोटे कीट से विशालकाय व्हेल तक, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अन्य चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अब जो भी हमारी जो प्रकृति पर है, सूर्य है, वायु है, जल है, और जो अन्य जीव हैं, इतने बड़े बड़े घास की पत्तियां हैं, वृक्ष हैं, छोटे छोटे जीव हैं, सभी में इनमें आपस में एक प्रारूप मिलता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पेड़ों के बिना मनुष्य का जीवन और जंतुओं का जीवन असंभव है, और मनुष्य और जंतुओं के बिना पेड़ों का जीवन असंभव है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं।
और अनुक्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? बैलेंस बनाना। कैसे हुआ कि मनुष्य ने जन्म लिया, फिर मनुष्य मर गया या कोई जंतु मर गया तो क्या होते हैं? कीट होते हैं जो उनको खा जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उससे क्या होता है? पौधों को खाद मिल जाता है और पौधे पनप जाते हैं। फिर उन्हीं पौधों पे जो फल लगते हैं उनसे ऑक्सीजन मिलती है, तो उसको क्या करते हैं? मनुष्य ग्रहण कर लेते हैं। इसी को ही पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? कि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। जैसे पहले एक छोटा इंसेक्ट होता है, उसको किसी ने खाया, फिर बकरी को किसी ने खा लिया, फिर सांप को किसी ने खा लिया, ऐसे फिर मनुष्य है, फिर मनुष्य मर गया। ऐसे क्या होता है? इंटरलिंक होता है पूरा। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं। अब जो हम इसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का, उसमें जो भी हमने इसमें पढ़ा है, फिर उसमें हम उसका कंक्लूज़न पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। साथ ही यह समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि मात्र पृथ्वी ही जीवन के निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है। अब हमारे मन में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि इतने सारे ग्रह हैं, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? हम दूसरे ग्रहों पर भी तो रह सकते हैं जाकर। वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो हम जो मनुष्य हैं ऑक्सीजन के बिना तो क्या है? उनका जीवन चल ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही है। और हम क्या कर सकते हैं भाई? जो हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, उस पर क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? बाढ़ बढ़ती जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, भूकंप बढ़ रहे हैं, सुनामी आ रही है। तो जो ये प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में भी हम समझ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं, जो अर्थ है, वो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर ही है। जहाँ जल द्रव अवस्था में है, इसका वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब अर्थ पे क्या है? जो जल है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और जो है यहाँ पर हमें सांस, जो भी इसका वायुमंडल है वो हमें सांस लेने के लिए उचित ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। और ग्रहों पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और जो भी ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा आसपास का है, पराबैंगनी रेज होती हैं, यूवी रेज। तो जो भी एक लेयर बनी हुई है हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी सूर्य से ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो खतरनाक किरणें होती हैं, उसको यहाँ तक हमारे एनवायरनमेंट तक नहीं आने देता। उससे हम बच जाते हैं। अगर वे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी तो बहुत सारी डिसीज़ बढ़ जाएंगी, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियाँ इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है। लेकिन जो भी अर्थ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कार्बन हो रहा है, किससे? गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें पेट्रोल जल रहा है, कोयला जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमारी ये पराबैंगनी किरणों की जो को बचाने वाली जो लेयर है वो हमारी क्षतिग्रस्त होती जा रही है जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। अगर हम इसी तरह पोल्यूशन करते रहे तो क्या होगा? जो भी हमारे एनवायरनमेंट है अर्थ पर, उसमें क्या होगा? भयंकर परिवर्तन हो जाएगा। यूवी रेज हमारी जो है वो धरती पर आने लगेंगी। अब धरती पर आएंगी तो वो हमारे जो भी एनवायरनमेंट है या डिसीज़ बढ़ने लगेंगी लोगों में। पृथ्वी की इस समस्या और उसके किसी भी संभावित समाधान, दोनों के मूल में हम ही हैं। अब जो ये भी प्रकृति की समस्या आ रही है, इसका हम समाधान भी हम ही ढूंढ सकते हैं और जो हम इसको पैदा कर रहे हैं वो भी हम ही है। तो इसलिए मानव को समझदारी दिखानी पड़ेगी संसाधनों का उपयोग करते हुए। हम ही पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जो पृथ्वी है उसकी जलवायु को हम प्रभावित कर रहे हैं, परंतु ये हम ही हैं जिन्हें विज्ञान का उपयोग कर इन परिवर्तनों को समझना है और इस दिशा में कार्य भी करना है। और भाई जो भी इस समस्या से हम अगर उभरना चाहते हैं तो वो कौन करेगा?
कोई आसमान से तो टपकेगा नहीं कि आओ भाई चलो हम अर्थ को साफ़ कर देते हैं, यहाँ का पोल्यूशन हटा देते हैं। हमें ही अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी होगी और ऐसे कुछ सजग कार्य करने पड़ेंगे जो कि हम पोल्यूशन ना पड़े अर्थ पर, उसके लिए। अवलोकन, मापन, प्रयोग जैसे जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों के मध्य स्तर पर हमारी यात्रा को मार्गदर्शित किया है, वही सिद्धांत हमें उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेंगे जिस पर जीवन निर्भर करता है। देखिए, अवलोकन जो है, यह किसी चीज़ को देखकर सीखना, मापन किसी चीज़ को मापना कि हमने ये सही किया है, गलत किया है, और जो भी इस तरह के वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं वो ही हमें मार्गदर्शित करते हैं। और जो हमारा इस अर्थ पर संतुलन बनाएंगे हम, उसी पर हमारा जीवन निर्भर करेगा। कैसे संतुलन बनाएंगे कि पोल्यूशन कम करें या उसको कम करने की कोशिश करें। भावी चुनौतियां सदैव सरल नहीं होती। अब कुछ भी ऐसी चुनौतियां अभी हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है कि हम कैसे पोल्यूशन को कम करें, तो ऐसे हम हार नहीं मान लेंगे ना। हम उसके बारे में सोचेंगे, रिसर्च करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की को बार बार रिकॉल करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें दिखने लगता है। हमें आशा है कि आप में से कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाकर इन कठिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अब हमें इसकी आशा है कि जो भी आप ये बुक पढ़ रहे हैं, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो आपके मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा ज़रूर आएगी कि इस प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे करें। आइए एक वैज्ञानिक की भांति सोचने में आपकी सहायता करने के लिए हम प्रथम पृष्ठ पर पूछे गए उस प्रश्न पर वापस चलें कि पूड़ी की एक परत दूसरी से पतली क्यों होती है। चलो, अब सबसे जो पहला पन्ना था उस पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, जबकि पूरी हम तेल में तलते हैं तो उसकी एक परत पतली हो जाती है और एक परत मोटी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या आंसर इसका हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर तेल गरम हो गया है और ये हमारी गरम गरम पूरी बन रही है। सर्वप्रथम याद रखें कि विज्ञान सर्वत्र है। सर्वत्र है मतलब विज्ञान सभी जगह पर है। ये नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसकी जीवन में विज्ञान नहीं है, उसके भी जीवन में विज्ञान है, वो भी कुछ चीज़ें सोच समझ कर करता है। आपको साधारण प्रयोग करने के लिए किसी विशेष रूप से अभिकल्पित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि जी हमें तो साइंटिस्ट बनना था या हमें तो साइंटिस्ट की तरह सोचना था। अब प्रयोगशाला तो हमारे पास है ही नहीं, लेबोरेटरी तो है ही नहीं। अब हम कैसे भाई साइंटिस्ट बने या हम कैसे साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अवलोकन हेतु और प्रश्न पूछने के लिए घर की रसोई भी एक अद्भुत स्थान है। अब जब घर की रसोई में आपकी मदर खाना बना रही होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आपके मन में आएंगे। आपको केवल जिज्ञासा एवं ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन द्वारा यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या होता यदि। अब कुछ काम चल रहा है तो क्या होता, अब मम्मी आपकी आटा गूँथ रही है पानी से, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होता अगर जो आटा है वो पानी से नहीं गूँथते, हम उसको घी से गूँथते तो क्या होता। आप ये सोच सकते हैं बिल्कुल, भाई आटा पानी से ही क्यों गूँथा जाता है, घी से क्यों नहीं गूँथते हम आटा। ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है। क्या आपने देखा कि पूड़ी या भटूरा गर्म तेल में डालने पर कैसे फूल जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर जो है पूड़ी बना रही होगी या भटूरा बना रही होगी तो उस जो तेज तेल रहता है गरम, उसमें डालने पर फूल जाता है। या आंच पर डालने से रोटी गुब्बारे की भांति क्यों फूल जाती है और रोटी क्यों फूल जाती है। साथ ही एक परत दूसरी से पतली क्यों। और जब रोटी हम डालते हैं तवे पे, डाली तो हमने बराबर थी, तो क्या होता है लेकिन रोटी की एक परत पतली बन जाती है और एक मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों है। ये प्रश्न जो संभवतः एक वैज्ञानिक पूछ सकता है और आप भी, भाई वैज्ञानिकों के मन में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं तो आपके में भी आ सकते हैं। कुछ रोक टोक थोड़ा ही है कि आप प्रश्न नहीं सोच सकते या समझ नहीं सकते। आइए देखें कि हम इस साधारण दैनिक परिघटना की जांच एक वैज्ञानिक की भांति किस प्रकार करते हैं। अब हम अपनी किचन में खड़े हो गए हैं और एक वैज्ञानिक की तरह हमने सोचना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन, वे कौन सी विभिन्न परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है भाई,
जो तले जाने पर पूड़ी के फूलने के तरीके में परिवर्तन कर सकती है। अब पूड़ी तो हमने बना ली, लेकिन क्या है, कई बार पूड़ी हमारी फूलती है, कई बार नहीं फूलती है। तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पूरी 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 फूलेगी या कम फूली हुई रह जाएगी। इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसके लिए हम 2 मुख्य बातें जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्या बातें जानेंगे हम? प्रयोग करते समय हम क्या क्या परिवर्तन या नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब हम ये प्रयोग करेंगे तो उसमें हम क्या तो परिवर्तन क्या चेंज करेंगे और क्या हम नियंत्रित करेंगे, और इन परिवर्तनों में अंतर देखने के लिए हम क्या अवलोकन कर सकते हैं, और हम इनका अवलोकन भी करेंगे। बैठ के हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे और हमारा क्या क्या परिवर्तन हमारा हुआ है यहाँ पर। इस स्थिति में हम संभव बेले हुए आटे की मोटाई और माप बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं। पहले तो हम जितना हम आटा ले रहे थे, ठीक है, उसकी माप, उसकी जो साइज़ है वो हम चेंज कर देंगे कि पहले हम ज़्यादा आटा ले रहे थे, अब कम ले लेंगे। एक तो ये कर सकते हैं हम। तो फिर हम देखेंगे उसके बाद पूरी ज़्यादा आटे से फूल रही थी या कम आटे से फूल रही है। हम विभिन्न प्रकार के आटे और मैदा इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम आटा कि जैसे हम गेहूं का आटा लेते हैं, अब की बार हम मैदा के आटे की बनाकर देखेंगे कि फूलती है नहीं फूलती है, या हम मक्का के आटे की बना के देखेंगे फूल रही है नहीं फूल रही है। पूड़ी तलते समय हम गर्म तेल का तापमान भी परिवर्तित कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब हम पूड़ी तल रहे हैं, और अगर हम उसको ठंडे तेल में, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा, उसको गर्म करेंगे लेकिन तेज़ गर्म नहीं करेंगे तेल को, और उसमें पूड़ी डाल देंगे तो वो अच्छे से नहीं फूल पाती है। अथवा बेले हुए आटे को अलग अलग तरीक़ों से तेल में डालने का प्रयास करेंगे। जो भी हमने आटा बनाया, हम वैसे तो हम पूरी गोल बनाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे उसकी शेप चेंज करेंगे। इसे लंबवत डालिए, पहले इसको लंबा करके डालिए, इसे कोण पर डालिए, धीरे धीरे डालिए। फिर हमने उसको 90 डिग्री के कोण से डाल दिया और धीरे धीरे डाला। ध्यान दीजिए कि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये तो हमारे नियंत्रण में है कि हमें किस एंगल से डालेंगे, तेल ज़्यादा गर्म करेंगे या कम करेंगे, तो ये हमारे नियंत्रण में। ऐसा तो है नहीं कि भाई तेल इतना गर्म होगा तो ही हम डाल पाएंगे, या इतना ठंडा होगा तो ही डाल पाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है। हम उसको तेज़ गर्म भी कर सकते हैं और कम गर्म भी कर सकते हैं। तथापि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें ये भी विचार करना होगा कि क्या हम इन परिवर्तनों को देख या माप सकते हैं। अब जब ये हम काम कर रहे हैं तो इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जो हम ये कर रहे हैं कि तो इसका मेजरमेंट कर सकते हैं हम। इनमें से कुछ के उत्तर हाँ और कुछ के नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट कर भी सकते हैं, किसी का हम नहीं भी कर सकते। जबकि कुछ स्थितियों में इनकी संख्या को भी मापा जा सकता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जो इनकी संख्या है, हमने कितनी पूड़ी बनाई, कितनी बड़ी बनाई, कितनी मोटी बनाई, इनको हम नाप सकते हैं। हम जांच सकते हैं कि पूड़ी फूल रही है या नहीं। हाँ या ना में हम बता सकते हैं कि पूड़ी कौन सी पूड़ी फूली है, कौन सी नहीं फूली है। अतः हम पूड़ी के फूलने में लगने वाले समय सेकंड को माप सकते हैं, और जो उसमें समय लग रहा है, भाई हम घड़ी हमारे हाथ में है या सामने लगी हुई है, हम नाप सकते हैं कितना समय लग रहा है। हम जांच सकते हैं कि क्या बेली हुई मोटी पूड़ी में भी पतली परत होती है। अब हमने बहुत मोटी पूड़ी बना ली एक, और उसको हमने तेल में डाला, फिर हम देखेंगे क्या इसमें भी पतली परत निकल रही है। ऐसी प्रयोग करते समय शेष स्थितियां समान रहते हुए केवल एक ही स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम खोलते हुए तेल, गरम तेल और कम गरम तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो समान मोटाई की पूड़ियाँ बेलिए। अब इसी तरह हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने क्या करा, एक जगह बहुत तेज गरम तेल कर लिया, एक में मीडियम और एक में कम था, और समान बिल्कुल सेम हमने पूरी बनाई है, उनकी लेंथ भी और ब्रीथ भी, चौड़ाई लंबाई सब बराबर बनाई है। उन्हें एक ही प्रकार से तेल में डालिए या किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में करें। अभी आपकी मदर हो, फादर हो, उनके सामने ही आपको ये करना है, अकेले आपको ऐसे गर्म तेल में नहीं डालना है। प्रयोग करते समय आप जो भी कुछ भी देखते हैं एवं अनुभव करते हैं उसे लिख कर रखना भी एक अच्छा विचार है। आप जो भी कर रहे हैं आप उसको लिखते रहिए। क्या तेल के छींटे पड़े, गंध आई या धुआं निकला? जब आपने उसमें डाला तो एकदम से क्या होता है, जब तेल गर्म होता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है और थोड़ी स्मेल भी आती है। प्रयोग का एक चक्र पूरा करने के पश्चात आपके मन मस्तिष्क में और भी प्रश्न आ सकते हैं। अब आपने ये तो सब कर लिया, एक को गर्म तेल में डाला, एक को ठंडे में डाला, एक को मीडियम में डाला,
तो फिर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या ताज़ा गूथे आटे से बनी हुई पूड़ी अधिक फूलती है या रखे हुए आटे से बनी? अब आपके मन में और क्वेश्चन क्या है कि भाई ये तो आटा हमने अभी बनाया था, तो इसकी पूरी ज़्यादा फूल रही है या जो पहले से बना हुआ रखा था उसकी ज़्यादा फूल रही हैं? यदि मैं पूड़ी तलने से पूर्व उसमें एक छेद कर दूं तो क्या होगा? अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो पूड़ी है हमारी फूल तो रही है, अगर मैं उसके बीच में छेद कर देता तो क्या उसमें वो तब भी हमारी पूड़ी फूल जाती? ये भी आपके मन में आया होगा। सरल से लेकर जटिल तक सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रकार किए जाते हैं। जब कोई सरल हो या कितना ही आसान हो या जटिल मुश्किल हो, सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी तरह किए जाते हैं। क्रमबद्ध जांच की यह अवधारणा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूड़ी के फूलने का यह सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिकों द्वारा आज तक पूर्णतः समझा नहीं गया है। अब क्रमबद्ध जांच क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए क्या होगा, पहले आटा लेंगे, फिर उसको गूँथेंगे, फिर रोटी बेलेंगे, तो ये क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध मतलब एक चीज़ करने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और जो ये पूरी की जो एक परत फूल जाती है, आज तक वैज्ञानिकों ने इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं आज तक भी। अतः यह पूड़ी का फूलना हो या पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा की कलाओं का घटना, विज्ञान के अन्वेषी संसार में आपके द्वारा ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकनों की आपकी खोज की मार्गदर्शित करता है। अब हमारा टॉपिक कुछ भी हो सकता है, या तो पूड़ी फूलना हमने टॉपिक ले लिया, या जो चंद्रमा है उसकी जो कलाएँ हैं, उसकी फेजेज़ हैं, कभी चंद्रमा बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ये सब क्या है, हमारे जो विज्ञान है उसी के ये पार्ट्स हैं। उसी के बारे में हम अवलोकन करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और हमारी जो खोज इस तरह होती है उसी का ये मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे स्टेप से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं ही होता कि आपने किसी खोज के बारे में आज सोचा और वो अभी 10 मिनट बाद खोज हो गई, ऐसा नहीं होता। सालों लग जाते हैं कई बार एक साइंटिस्ट करता करता मर जाता है, फिर दूसरा उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाता है, तब कोई खोज हो पाती है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अन्वेषण का आनंद लीजिए, खोज करने का आपको आनंद लेना है। ये नहीं सोचना है कि इसका तो आंसर निकल ही नहीं रहा है, तो इसको हम कैसे करें। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।